दुल्हन वही जो पिया मन भावे। कैफेटेरिया में बैठा सत्यम और उत्काने लगा था। उसकी चौथी कप कॉफी चल रही थी और सुहानी का कोई अता पता नहीं था। सुहानी की याद आते ही उसकी आंखों पर फिर से मुस्कान तैरने लगी। दिल दिमाग में शहनाइयाँ बजने लगती थी। उसके स्मरण मात्र से ही बामुश्किल 4 बार उसकी अकेले व एक बार घर वालों के साथ मिला है, पर यह पहली नज़र का प्यार था। उसने सुहानी को जब पहली दफा देखा था तभी उसके दिल से आवाज आने लगी थी, हाँ यही है, यही है, यही है तो है। कोई 16 वर्ष की उम्र में वह पहली बार घर से बाहर हॉस्टल में रहने लगा था। +2 इंजीनियरिंग, फिर MBA और नौकरी मजाल है जो उसने किसी भी सहपाठी या महिला सहकर्मी की तरह आंख भी उठा के देखा हो। बचपन से ही घर में मम्मी पापा ने कुछ ऐसी गुट्टी पिलाई थी कि वह ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वह घर वालों की पसंद की लड़की के सिवा किसी से शादी या दोस्ती भी कर ले। वर्षों उसने उम्र के नाजुक दौर से गुजरने से वक्त भी अपनी दिल की बलगास को कैसे रखा। अपनी पसंद की पढ़ाई, कॉलेज और नौकरी करने के ही अधिकार को ही शहर से उसने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार क्षेत्र अब माना। अपने प्यार और शादी के अधिकार का लगाम सदा अपनी माँ और परिवार वालों के ही अधिकार क्षेत्र का मामला सोच उनके ही हाथ में रहने दिया। सत्यम की माँ काफी पूजा पाठ और धर्म करने वाली महिला थी। बहुत जल्द ही उन्हें पारिवारिक दायित्वों के अधिभार से राहत मिल गई थी, सो वह अपना अधिकांश वक्त साधु महात्माओं की संगत और सत्संग में बिताती थी। सत्यम के पिता एक बड़े व्यापारी थे। उन्हें अपने व्यापार से ही वक्त नहीं मिलता था, सो उन्हें अपनी पत्नी का दिन रात साधु पंडितों और मंदिरों का चक्कर लगाना राहत ही देता। कम से कम उसने उनके वक्त के लिए गृह कलह तो नहीं करती थी। सो सत्यम के पिता एक तरह से उनकी अंतर्लिप्तता को प्रोत्साहन ही देते कि कहीं व्यस्त तो है, बल्कि उन्हें पैसों रुपए की भरपूर आपूर्ति कर खुशी होते कि उनकी ऊंच नीच कमाई का कुछ भाग चलो सत्कर्म में लग रहा है। सत्यम की माँ धीरे धीरे पांडव पुजारियों और अपने घर वालों से अधिक विश्वास करने लगी थी। वे लोग भी एक अच्छा आदमी समझ उन्हें बंगर लाए रह रखते थे। कभी सन के बकरी होने पर दान पुण्य, तो कभी गुरु के किसी गलत घर में बैठ जाने पर महापाठ। जाने क्यों सत्यम की माँ को ये समझ ही नहीं आता कि जब वे हमेशा उनके ही कहे अनुसार चल रही है तो फिर ये गृह नक्षत्र उनसे रूठते क्यों रहते हैं। उन्हें तो ये सोचना चाहिए था कि जब वे इतना दान और चढ़ावा दे रही फिर उनका अनिष्ट कैसे हो सकता है, परंतु वो ठीक इसके विपरीत समझ रखती है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि यदि वे ऐसे कर्म कांड नहीं करती तो कुछ और अवश्य बुरा घटित हो जाता। एक तरह से वो हमेशा सशंकित और डरी सहमी रहती कि कुछ अनहोनी न हो जाए। भक्ति से शक्ति के स्थान पर सत्यम की माँ और असहाय और शक्तिहीन होती जा रही थी। अब वह पंडित और पुरोहित की सलाह के बिना एक कदम न उठाती थी। सत्यम को नौकरी करते लगभग 2 साल होने को आए थे। उसकी माँ और अन्य रिश्तेदार उसके लिए उपयुक्त वधू खोजने में लगे हुए थे। लड़कियां तो कई थी पर कभी उसकी
माँ को पसंद नहीं आती तो उसके पिता को उस लड़की के पिता का व्यवसाय पसंद नहीं आता। कभी दादी को लड़की की रंगत नहीं पसंद आती तो कभी सत्यम की बुआ उनके परिवार को कोई बुराई ऐसी खोज निकाल लाती कि वहाँ रिश्ता करना मुश्किल लगता। यानी पूरा परिवार लगा हुआ था सत्यम के लिए दुल्हन खोजने में। दरअसल सत्यम को कैसी बीवी चाहिए ये कोई पूछना भी नहीं चाहता था। एक मत होने में उन्हें कोई 2 वर्ष लग ही गए। तब उन्हें सुहानी पसंद आई। सुहानी, उसके माता पिता, घर परिवार, पढ़ाई, औकात इत्यादि से संतुष्ट होकर उन्होंने सत्यम को बताया। सत्यम, जिसने जीवन में पहली बार किसी लड़की को ऐसी नज़र से देखा हो, उसे तो पसंद आनी ही थी। कहना ना होगा कि पहली ही नज़र में वह दिल हार गया सुहानी के हाथों। अलबत्ता सत्यम की माँ ने अवश्य कहा, कृपया सुहानी की कुंडली हमें दे दें ताकि हम अपने पुरोहित की सलाह मशविरा कर शादी का दिन निकलवा सकें। परंतु हम तो जन्म कुंडली इत्यादि में विश्वास ही नहीं करते, सो हमारे पास सुहानी की कोई कुंडली नहीं है। सुहानी के पापा ने कहा। सत्यम की मम्मी कुछ परेशान सी होने लगी। फिर वहीं से उन्होंने अपने पुरोहित को फोन लगाया। देखिए, ऐसा है, यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे पुरोहित जी से मिले। वो जन्मदिन और वक्त के हिसाब से सुहानी बिटिया की कुंडली बना देंगे। सत्यम की माँ ने ही फिर हल निकाला। उस दिन के बाद से घर वालों की रजामंदी से ही सत्यम और सुहानी फिर मिलने लगे। सत्यम को सुहानी का सुहाना सा व्यक्तित्व, सोच और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार काफी आकर्षक लगे। सुहानी को भी सत्यम की पढ़ाई, नौकरी और सीधापन भी आ गया। उन 4 दिनों में ही दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए और इंतजार करने लगे कि अब कब शादी होगी। सुहानी तो कैफेटेरिया नहीं आई, पर सत्यम की मम्मी ने फोन आने लगे, बेटा जल्दी घर आ जाओ, कुछ जरूरी बातें बतानी है। क्या हुआ माँ? मैंने तो बताया ही था कि मैं सुहानी से मिलने जा रहा हूँ। घर पहुँचते ही सत्यम ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है अब उस लड़की से मिलने की। माँ ने लगभग चीखते हुए कहा, क्यों, अब क्या हो गया? आप सबको तो वही पसंद है और अब मुझे भी, सत्यम ने खींचते हुए कहा। नहीं, पंडित जी ने बताया है कि सुहानी घोर मंगलिक है और उससे शादी करने वाले की शीघ्र मौत निश्चित है। मुझे अपने बेटे के लिए कोई अनिष्टकारी नहीं होना चाहिए। माँ ने कहा, वैज्ञानिक मंगल को विजित कर चुके हैं और आप अभी तक उससे डरती ही हैं। सत्यम ने माँ को समझाना चाहा। माँ से बहस करना व्यर्थ लगा, सो सत्यम अपने कमरे में चला गया। शाम तक घर के सभी सदस्य उसकी माँ की बातों से सहमत दिखे। सत्यम ने अपनी तरफ से अभी को समझाने की बड़ी कोशिश किया, परंतु उसकी मृत्युकारी कन्या से विवाह की सभी विरुद्ध ही रहे। वह बार बार सुहानी को रिंग करता रहा, परंतु उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया। दूसरे दिन शाम को सुहानी ने उसे फोन किया। क्या हुआ सत्यम, क्यों लगातार फोन कर रहे हो? मैं कल कैफेटेरिया में देर तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूं, तुम आई भी नहीं और मेरा फोन भी नहीं उठाया। सत्यम ने शिकायती लहजे में कहा, अब इतने भोले ही न बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे घर वालों ने तो परसों ही इत्तला करवा दिया था कि
मांगलिक होने की वजह से ये रिश्ता नहीं हो सकता। सुहानी ने गुस्से से कहा। और उस ढोंगी बाबा की भी कहानी सुनो, जिसकी भक्त तुम्हारी माँ है। जब मेरे पिताजी उन बाबा जी से मिले तो उन्होंने कहा कि मन लायक कुंडली बनाने हेतु उन्हें 50,000 रुपये चाहिए। मेरे पिताजी उन बातों पर विश्वास तो करते नहीं हैं, सो उन्होंने इनकार कर दिया। गुस्से में उस ढोंगी ने तभी धमकी दे दिया था कि तब तो आपकी बेटी की शादी मैं उस परिवार में होने नहीं दूंगा। लड़के की माँ उसकी मुट्ठी में है। कुछ ऐसा भी उसने कहा। तुम्हारे घर वालों ने मेरे पिताजी की बात से अधिक उस तथाकथित बाबा की बातों को माना। हाँफती हुई सुहानी गुस्से में बोल रही थी। हाँ, तुम्हें एक अच्छी खबर दे दूं कि आज मेरी सगाई हो गई और अगले महीने शादी है। अब मुझे काफ़ी फ़ोन नहीं करना। कहते हुए सुहानी ने फ़ोन काट दिया। एक सुंदर सपना आँख खुलने तक टूट चुका था। खुशी एक झलक दिखा पीठ मोड़ चुकी थी। सुहानी के सुहाने सपने दिल में लिए सत्यम अपनी नौकरी पर लौट गया। हर वक्त उमंग में रहने वाला सत्यम इस बार भग्न हृदय से लौटा। शरीर से भले वह लौटा आया, परंतु बहुत कुछ इस बार घर पर ही छूट गया। सबके पहले तो उसका पहला प्यार छूटा, फिर माँ और घर वालों की बेतुकी बातों से मन टूटा। सुहानी की वह पहली झलक वहीं उस कमरे में है रह गई थी। माँ पापा पर उसकी अटूट विश्वास भी, धज्जियां भी तो वही उड़ गई। उसको अपनी माँ का अंधविश्वास इस बार बहुत महंगा लगा, जिसका मोल उसकी ख्वाहिशों की चिन्हियों से चुकाया गया। क्षण भर में बन गए स्वप्न सलोने। धरौदे के मनो तिनके तिनके बिखर गए थे। सब वहीं घर रह गया था। बस अरमानों और ख्वाबों के भस्म में लपेट लौटा था। हर उम्र की एक मांग होती है। सत्यम का मन एक हमसफर के लिए अब तड़प रहा था। उसके साथ के अधिकतर लड़के लड़कियों की शादी हो चुकी थी। ज्यादातर ने अपनी पसंद के जीवन साथी का चुनाव किया था। पहले हर रविवार जहाँ सब दोस्त मिलते थे, अब समाप्त प्राय ही था, क्योंकि अधिकांश दोस्तों की शादी हो चुकी थी और सत्यम अब उन सब के साथ असहज महसूस करता। अब उनकी बातों का रुख पर घर परिवार होता। अकेलापन सत्यम पर हावी होने लगा था। वक्त गुजर रहा था और यकीनपन का दैत्य और उसके मानस पर चढ़ बैठा था। कोई 2 सालों से वह घर भी नहीं गया था। अलबत्ता उसके घर वालों द्वारा बहू की खोज जारी थी। उस खोज में अब पुरोहित जी और माँ के और कुछ नए पंडे भी शामिल हो गए थे। इतने लोगों के मत से मद्देनजर न कभी एक मत होना था, न हुआ। माँ परेशान हो और पूजा पाठ में लगी रहती कि उसके बेटे की शादी हो जाए। धूर्त पंडितों ने बिछाए जाल में फंस वह रूठे हुए काल्पनिक ग्रह नक्षत्रों की मानव में लगी रहती। फिर एक दिन सत्यम को फोन आया कि दादी बहुत बीमार है, जल्दी घर आ जाओ। सत्यम जब घर पहुंचा तो देखा कि घर में काफी बड़े पैमाने पर कोई हवन का आयोजन है। दादी हाथ जोड़े बिल्कुल स्वस्थ बैठी हवन की समधि के कारण बहते आंसुओं को पोंछ रही है। अब तुम ऐसे तो 2 साल से घर आ ही नहीं रहे, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। माँ सत्यम को गले लगाते हुए बोली। माँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? आयोजन की तरह इंगित करके हुए उसने पूछा। बेटा, तुम्हारा बृहस्पति और कुछ अन्य ग्रह कमजोर है
और इसलिए विवाह तय होने में मुश्किलें आ रही है। इस विशेष पूजा के पश्चात सारे ग्रहों की चाल सुधर जाएगी। चलो जल्दी से नहाकर आओ, पूजा पर तो तुम्हें ही बैठना है, माँ ने कहा। सत्यम की निगाह चार मोटे हट्टे कट्टे गोरी चिट्ठे जनेऊधारियों पर पड़ी, जो सारे आयोजनों में करता धरता बने हवन कुंड के पास बैठे हुए हैं। उनमें से वह मुहूर्त भी उसे दिख गया जिसने सुहानी के पिता के साथ मोल भाव किया था। उसका स्वर्गवास सुलह उठा। उसे देख उसने उसके जीवन में आग लगाई थी। माँ, तुम कब बंद करोगी तमाशा करना? तुम्हें एहसास ही नहीं कि धर्म के नाम पर ये कितना पाखंड करवा रही। माँ, जरा विज्ञान की किताबों को भी पढ़ा करो। इंसान ग्रहों तक पहुंच गया और तुम आज भी इनकी पुरातन पोथियों को ही आधार मान जी रही हो। माँ, ये इनका धंधा है। तुम जैसे अंधविश्वासी, भयभीत और अज्ञानी लोग इनके चुंगल में फंस अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करते हैं। सत्यम बोले जा रहा था। माँ, अगर तुमने ये आयोजन जारी रखा तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। सत्यम ने माँ को धमकी दिया। 2 वर्ष बाद बेटे को देख रही माँ कुछ ही क्षणों के बाद पंडों को माफी मांगते हुए विदा किया। बामुश्किल उन्हें विदा कर सत्यम की माँ भयभीत हिरनी की सत्यम के बंगल में कांपती हुई सी बैठे रोने लगी। सत्यम ने उनकी हिम्मत को बढ़ाते हुए सुहानी के पिता के साथ उनके पुरोहित की सारी बनियागिरी का बखान कर दिया। जानती हो, अभी पिछले ही दिनों मैंने सलोनी को उसके पति और बच्चे के साथ देखा। सलोनी ने मेरा परिचय भी कराया अपने पति से। इसने मिलो बहुत उच्च शिक्षित है, पर मंगल बृहस्पति शनि की चाल से अपने जीवन के फैसले लेते हैं। मैंने बताया था ना इनके विषय में, तो उनके पति ने हंसते हुए कहा भी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी इसी सोच की वजह से मुझे सलोनी मिल सकी। अन्यथा माँ, आज भी उनके ठहाके मेरे कानों में गूंज रहे हैं।